नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में राज्यसभा को पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे लोकसभा। तो दोस्तों एक बार हम रिकॉल करना चाहेंगे ताकि आपको याद हो जाए। तो हमने उसमें पढ़ा था संसद, क्या बताया था? संसद के हमने बताए थे 3 स्तंभ, अर्थात राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति, राज्यसभा, क्या राज्यसभा, और तीसरे लोकसभा। तो यदि इनके कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में बात की जाए तो संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में मिलता है और राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में, और राष्ट्रपति के पद की बात की जाए तो अनुच्छेद 52 में। तो दोस्तों हमने राष्ट्रपति चैप्टर को बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ा, राज्यसभा को पढ़ा और उसके बाद आज पढ़ेंगे लोकसभा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। लोकसभा, दोस्तों अगर लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या की बात की जाए तो 552 रखी गई है अधिकतम, इससे अधिक नहीं होंगे, ठीक है, अधिकतम। अब इसमें बांट दिया गया है, बांटा इस प्रकार से गया है कि 550 और प्लस 2, 550 में भी 2 भाग किए गए हैं, अर्थात 530 और एक भाग इसी 550 में 20, और ये तो 2 है, ये 2 हम यहाँ पे रखे हुए हैं। अब 530 यहाँ पे रखा गया है तो 530 यहाँ पे होगा कि राज्यों से आने चाहिए। कहाँ से? राज्यों से। और ये 20 जो रखा गया है इसे बोला गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों से आने चाहिए, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। और ये 2 तो एंग्लो इंडियन होंगे, एंग्लो इंडियन, ठीक है दोस्तों। एंग्लो इंडियन का तात्पर्य हिंदी में अगर हम बात करें तो आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय। अभी हम बताते हैं आंग्ल भारतीय का मतलब क्या होगा। पहले देखते हैं कि ये राज्यों से 530 की बात की जाती है, पर यहाँ राज्यों से पहुंचते हैं सिर्फ 530, अर्थात 530 राज्यों से पूरा पहुंच जाते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो 20 में से सिर्फ और सिर्फ 13 सदस्य पहुंचते हैं, और ये 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब 530 तो राज्यों से पूरे पहुंच गए, केंद्र शासित प्रदेश से 13 पहुंचे, 20 तय किए गए थे, 13 पहुंचे, और 13 इसलिए पहुंचे क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो जनसंख्या की कमी के कारण यहाँ से सिर्फ 13 सदस्य पहुंचते हैं। और उसके बाद फिर बात की जाए दोस्तों तो ये जो 2 एंग्लो इंडियन है, आंग्ल भारतीय। अब आंग्ल भारतीय का मतलब होता है कि वे भारतीय, या कह सकते हैं वे अंग्रेज जो पहले तो अंग्रेज थे लेकिन बाद में उन्हें क्या किया गया कि भारतीय नागरिकता दे दी गई, तो अब वे क्या हुए? भारतीय हो गए। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि वे भारतीय जो पहले अंग्रेज थे, अब उन्हें क्या किया गया? अब उन्हें भारतीय नागरिकता दे दी गई, तो वे क्या हुए? एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। और वे एंग्लो इंडियन 2, अर्थात 2 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा चुनकर लोकसभा में भेजा जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा इनके सदस्यों का स्ट्रक्चर किस प्रकार से, कितने सदस्य कहाँ से जाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सदस्यों का चयन किस प्रकार से होता है। सदस्यों का चयन, ठीक है दोस्तों, सदस्यों का चयन। अब सदस्यों का चयन की बात की जाए तो पहला प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा सार्वभौम
सार्वभौम मताधिकार, ठीक है। तीसरा फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम। क्या दोस्तों देखेंगे, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम मतलब पहले तो प्रत्यक्ष रूप को समझते हैं। प्रत्यक्ष रूप से मतलब होता है दोस्तों कि जनता डायरेक्ट जाकर मत दे, अर्थात जनता डायरेक्ट जाकर चुने मत द्वारा, तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से। और सार्वभौम मताधिकार का मतलब होता है वे सभी नागरिक जो 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके हों उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त है। और फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम का मतलब होगा कि पहले आओ सब ले जाओ। पहले आओ सब ले जाओ का मतलब है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि ABCD 4 प्रत्याशी हैं। पहला 10 वोट पाया, दूसरा 15 और तीसरा 20 पा गया और ये पा गया 25। तो यहाँ पर जो अधिक वोट पाएगा, मतलब यही हुआ ना, पहले आओ और सब ले जाओ, तो जो अधिक मत पाया वो क्या होगा, विजयी होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से इनका चयन होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने यहाँ पे समझा प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, सार्वभौम मताधिकार क्या होता है और फर्स्ट पोस्ट का पास्ट सिस्टम क्या होता है। दोस्तों हमने राज्यसभा में आपको बताया था कि उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात जनता विधानसभा सदस्यों को चुनती है और विधानसभा के सदस्य जो है उन्हें चुनते हैं। तो ये क्या हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से जनता यहाँ उन्हें डायरेक्ट वोट नहीं कर रही है, जनता विधानसभा के सदस्यों को वोट देती है और विधानसभा के सदस्य जो है उन्हें चुनते हैं, राज्यसभा सदस्यों को। ठीक है, बाद में पहुंच जाते हैं संसद में। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे इनकी योग्यता। ठीक है, इनकी योग्यता और योग्यता की बात करें तो पहली चीज तो भारत के नागरिक हों, तो हर चीज में इंपॉर्टेंट है, नागरिक होना तो इंपॉर्टेंट है, ये है। दूसरा चीज 25 वर्ष आयु पूरा हो। ठीक है, पूरा हो। तीसरी चीज देखेंगे दोस्तों, किसी लाभ के पद पर न हो। चौथी चीज मानसिक रूप से स्वस्थ हो। क्या दोस्तों, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, अर्थात पागल ना हो। अब हम देखेंगे भारत के नागरिक हो, 25 आयु पूरा हो, किसी लाभ के पद पर न हो, अर्थात गवर्नमेंट जॉब पे ना हो, मंत्री वगैरह चलेगा। मंत्री वगैरह दोस्तों यहाँ पे लाभ का पद नहीं माना जाता, हमने पिछले वीडियो में बताया था। और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, अर्थात पागल या दिवालिया घोषित ना हो, वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तो हमने देखा यहाँ पे योग्यता। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब हम इनके कार्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष। कितना, 5 वर्ष। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन यहां पर दोस्तों क्या होता है, यदि यहां पे ये हो जाए कि 5 वर्ष के पहले भी इनके कार्यकाल को विघटित किया जाता है, विघटन कर दिया जाता है। कब, जबकि बहुमत खो दे। क्या होता है कि यदि सरकार बहुमत खो दे तो यहाँ पर 5 वर्ष के पहले भी विघटन किया जा सकता है। इसका वर्णन मिलता है आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 85 के तहत प्रधानमंत्री के सलाह पर, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री के सलाह पर
सलाह पर राष्ट्रपति कार्यकाल को विघटित कर सकते हैं या विघटन कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने देखा कि कार्यकाल इनका 5 वर्षों का होता है, लेकिन हमारे संविधान में ये वर्णित है कि अनुच्छेद 85 के तहत यदि जो है सरकार बहुमत खो दे, क्या खो दे, सरकार बहुमत खो दे, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कार्यकाल को विघटन कर सकते हैं। किसके तहत? ये पावर है, ये राष्ट्रपति का पावर है, कह सकते हैं ये राष्ट्रपति को पावर दिया गया है अनुच्छेद 85 के तहत कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कार्यकाल को भंग कर सकते हैं या विघटन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कार्यकाल में हमने ये देखा। अब आगे थोड़ा सा इसमें हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा रख करते हैं। दोस्तों इसमें आगे हम देखेंगे कि इसके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। वो किसके तहत बढ़ाया जा सकता है? ये आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 83(2) के तहत दोस्तों हमने आगे थोड़ा सा कर देते हैं। कार्यकाल को बढ़ाने की शक्ति, कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, बस इतना, बढ़ाया जा सकता है। अब देखेंगे कि हमारे आर्टिकल में वर्णित है 83(2) के तहत कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, 5 वर्ष से अधिक भी किया जा सकता है। तो देखेंगे कि हमने आपको बताया था दोस्तों कि हमारे भारतीय संविधान में 3 तरीके की जो है आपात स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है। पहला चीज हमने बताया था कि राष्ट्रीय आपात, दूसरा बताया था राष्ट्रपति शासन और तीसरा बताया था वित्तीय आपात। तो एक बार हम आपको बताना चाहेंगे वो आर्टिकल कौन से थे। तो हमने बताया था अनुच्छेद 352 में हमने बताया था राष्ट्रीय आपात, क्या बताया था? राष्ट्रीय आपात। ठीक है, फिर एक और आपात बताया था अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। फिर अनुच्छेद 360 के तहत क्या बताया था? वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। तो दोस्तों हमने देखा कि आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 वित्तीय आपात, ये हमने 3 तरीकों की मतलब कह सकते हैं कि बताया था पिछले वीडियो में कि 3 तरीके की जो है आपात स्थिति हमारे संविधान में वर्णित है। तो हम यहाँ पे इसको एक बार आपको बता दिए ताकि आपको आर्टिकल याद आ जाए। अब हम देखेंगे दोस्तों कि किस आर्टिकल के तहत इसके कार्यकाल को बढ़ाया जाता है, किस आपात के। तो आर्टिकल हम अभी बताएं आपको 352, क्या बताया? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। यदि दोस्तों हमारे भारत में राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है तो क्या होगा? आपातकाल की स्थिति बनी हुई है और 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने वाला है। और उस समय क्या होगा कि अगर देखा जाता है कि आपातकाल की स्थिति हटने वाली नहीं है तो 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी क्या होगा? 5 वर्ष का कार्यकाल मान लीजिए पूरा हो गया तो इसमें 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। वो किसके तहत? 83(2) के तहत 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है 83(2) के तहत कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। अब क्या ये 1 ही वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? नहीं दोस्तों, अगर मान लीजिए कि ये राष्ट्रीय आपात नहीं हटा, फिर 1 साल के बाद जब इसका कार्यकाल 6 वर्ष हुआ, 5 1 प्लस 6 हुआ, अब मान लीजिए अभी तक वो राष्ट्रीय आपात मतलब आपातकाल की स्थिति नहीं हटी, तो क्या किया जाएगा? फिर प्लस 1 साल, फिर प्लस 1 साल, फिर प्लस 1 साल, जब तक आपातकाल की स्थिति बनी रहेगी दोस्तों तब तक क्या कहते हैं कार्यकाल को 1 वर्ष करके बढ़ाया जाता रहेगा। और ये 1 वर्ष असीमित है, जब तक राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है तब तक 1 साल हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो ये देखा हमने इसकी स्थिति कि कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। और दो चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि कार्यकाल को एक मतलब सीमित 5 से 6 वर्ष किया गया था। हम देखेंगे कि कब 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था, मतलब कि सिर्फ 6 वर्ष फिक्स कर दिया था। यहाँ पे 5 वर्ष फिक्स है, ये तो राष्ट्रीय आपात लगने पे एक वर्ष बढ़ाया जाता है, लेकिन फिक्स एक बार किया गया था। 42वां संविधान संशोधन आया था, 42वां संविधान संशोधन आया था एक दोस्तों, इंदिरा गांधी के सरकार में, इंदिरा गांधी के सरकार में। यहाँ पे क्या आया था दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन आया था 1976 में। कब आया था? 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेसी सरकार। और यहाँ पे क्या किया था, 5 वर्ष को बढ़ाकर इन्होंने किया था 6 वर्ष। कितना किया था? 6 वर्ष। लेकिन हम जानते हैं दोस्तों, अगर इतिहास देखें तो इंदिरा गांधी के सरकार में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उसके बाद 1977 में जो है मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हमारे भारत वर्ष के बने। तो 1978 में उन्होंने क्या किया, 44वां संविधान संशोधन किया। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन करके, 44वां संविधान संशोधन करके क्या किया, और ये 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में। कब किया? 1978 में मोरारजी देसाई हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा कार्यकाल को फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन आया इंदिरा गांधी की सरकार में 1976 में, कि कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया। और फिर 44वां संविधान संशोधन आया 1978 में मोरारजी देसाई जी की सरकार में, कार्यकाल को फिर से 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो दोस्तों हमने देखा ये 2 पॉइंट कार्यकाल संबंधित। अब हम देखेंगे आगे इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। ठीक है दोस्तों, इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। तो देखते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। दोस्तों अध्यक्ष बनाना तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा इतना बड़ा सदन है तो उनका अध्यक्ष भी होना चाहिए। और उपाध्यक्ष इसलिए बनाए जाते हैं कि किसी मान लीजिए विकट परिस्थिति में मान लीजिए अध्यक्ष पद को छोड़ देते हैं तो वहां पे उपाध्यक्ष काम करने लगते हैं। लेकिन अगर विशेष तौर पे देखा जाए तो ये उपाध्यक्ष इनके सहायक के रूप में कार्य करते भी रहते हैं जब तक ये पद पे बने रहते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों मिलकर सदन को चलाते रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात की जाए तो इनके अगर हम सख्त की बात की जाए तो अनुच्छेद 93 कितना 93 से अनुच्छेद 97 तक में इनके शक्ति एवं कार्य का वर्णन मिलता है। दोस्तों याद रखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का मान के चलते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष के अगर कार्य एवं शक्ति की बात की जाए तो आर्टिकल 93 से आर्टिकल 97 तक इनके कार्य एवं शक्ति का वर्णन मिलता है। ठीक है, 93 से 97 तक। अब हमने देखा दोस्तों कि इनके शक्ति और कार्य को, तो थोड़ा सा इनके शक्ति को हम एक बार देख ही लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां इन्हें दी गई हैं। तो देखते हैं वे शक्तियां क्या हैं। अगर शक्ति की बात करें तो शक्ति में दोस्तों पहला तो किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करना, किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करना। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कि किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करना। और दूसरी चीज यहां पर हम देखेंगे दोस्तों कि किसी मान लीजिए कि कोई दोस्तों जैसे मान लीजिए कि सदन में, लोकसभा सदन में किसी बिल पे या किसी विवाद पे 50% मत पे वो बिल जो है वहीं पे ठप रहता है। जैसे मान लीजिए कोई बिल हुआ, वो क्या होगा 50% मत एक तरफ और एक तरफ 50%। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को ये पावर है कि यहाँ पे वो अपना निर्णायक मत देंगे। निर्णायक मत देना, अर्थात
अब जब यहाँ 50-50% में बट गया तो यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष को ये पावर है कि वहां पे वे अपना निर्णायक मत रखें कि क्या सही है क्या गलत। अब यहाँ पर तीसरी चीज हम देखेंगे, हम जानते हैं कि अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन, क्या संयुक्त अधिवेशन के बारे में चर्चा की गई है। अधिवेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई है, दिया गया है। तो इसमें जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करते हैं वे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ही होते हैं। कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि 108 में जो संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, अब चौथी चीज यहाँ पर हम देखेंगे 50-50% 108 संयुक्त अधिवेशन अध्यक्ष। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है करते क्या है, मान लीजिए कि वहां पे कोई विधेयक आया, कोई धन विधेयक, ठीक है दोस्तों, कोई धन विधेयक जो है लोकसभा में आया और लोकसभा वहां पे क्या करती है, पारित कर देती है। क्या करती है? पारित कर देती है। तो यहाँ पे लोकसभा यदि पारित कर देती है तो राज्यसभा के पास उसे पावर नहीं है कि जो है उस धन विधेयक को क्या करे कि निरस्त कर दे या पारित ना करे। बस उसे 14 दिन का पावर दिया गया है, 14 दिन का समय दिया गया है कि आप इसे पारित करिए, नहीं तो लोकसभा तो पारित कर ही चुकी है, स्वतः पारित हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पावर यहाँ पर इसे देखने को और मिलता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इनके त्याग पत्र की। ठीक है, इनके ये त्याग पत्र कहाँ देते हैं? तो त्याग पत्र में कुछ नहीं है दोस्तों, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र दे देंगे और ये उपाध्यक्ष इन्हें त्याग पत्र देंगे। तो मतलब त्याग पत्र ये एक दूसरे को देते हैं। ठीक है, त्याग पत्र की बात पूछे कि ये त्याग पत्र किसे देते हैं, तो त्याग पत्र ये एक दूसरे को देते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात की जाएगी आरक्षण संबंधित। किसकी बात की जाएगी? आरक्षण की। दोस्तों आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि नहीं? आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? लोकसभा में। लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था ये की गई है, आर्टिकल हम यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 330 के तहत, आर्टिकल 330 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति, क्या अनुसूचित जाति को 84 सीटों का आरक्षण मिलेगा। और दूसरी चीज इसी आर्टिकल 330 में दूसरी चीज का वर्णन है कि अनुसूचित जनजाति, क्या अनुसूचित जनजाति को 47 अर्थात 47 सीटों का आरक्षण दिया गया है। अब हम इसमें दूसरा चीज आरक्षण में ही देखेंगे, ये पहली चीज थी और इसको हम दूसरा देखेंगे आरक्षण में। आर्टिकल 331 ये कहता है कि दो एंग्लो इंडियन हमने पहले भी बताया, 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करके लोकसभा में भेजे जाएंगे। ये भी आरक्षण में ही आता है। ठीक है, पहला चीज देखा 330 अनुसूचित जाति को 84 सीटों का आरक्षण मिलेगा और दूसरी चीज अनुसूचित जनजाति 47 सीटों का आरक्षण मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि दोस्तों बच्चे ये नहीं समझ पाते कि अनुसूचित जात क्या है और अनुसूचित जनजाति क्या है। तो अगर हम इनकी बात करें अनुसूचित जात की, तो ये जैसे SC ST निचले स्तर के जो कास्ट में आते हैं उनकी बात की जाती है। और अनुसूचित जनजाति की अगर बात की जाए तो जो वन पहाड़ों या फिर आदिवासी लोग जो होते हैं वे अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया ये दोनों को। और 331 में 2 एंग्लो इंडियन के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अब हम कुछ विशेष इसमें देखेंगे दोस्तों। क्या देखेंगे? लोकसभा कुछ विशेष, क्या विशेष है, क्या विशेषता इसमें कुछ है, तो कुछ विशेषता इसमें देखेंगे। विशेषता की बात करें तो मंत्री परिषद, संपूर्ण मंत्री परिषद। ठीक है दोस्तों, मंत्री परिषद किनके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किनके प्रति उत्तरदायी होती है? अगर
पूछा जाए कि संपूर्ण मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा के प्रति क्यों उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के भी प्रति उत्तरदायी हो सकती है, क्योंकि वो भी तो एक संसद का अंग है। पर नहीं, मंत्री परिषद सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो लोकसभा है ये जनता का सदन माना जाता है, और राज्यसभा जो था हमने देखा था कि विशेषज्ञ सदन और अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता था। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये अस्थायी सदन, ठीक है, मतलब अस्थायी सदन जो भंग होता रहता है, और वो क्या था? अस्थायी सदन, राज्यसभा। और फिर लोकप्रिय सदन, लोकसभा को हम लोकप्रिय सदन के भी नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पे बात ये स्पष्ट करना है कि यहाँ पर जो है जनता डायरेक्ट मतों द्वारा सदस्यों को भेजती है, तो जो मंत्री परिषद है वो जनता के प्रति भी झुकाव रखती है। इसलिए संपूर्ण मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा विशेषता कि मंत्री परिषद, संपूर्ण मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और एक चीज इसमें एक विशेषता और है कि सरकार बनाने के लिए बहुमत लोकसभा में हासिल करना होगा। कहाँ हासिल करना होगा दोस्तों? लोकसभा में हासिल करना होगा। ठीक है, हम देखें कि बहुमत सरकार बनाने के लिए बहुमत लोकसभा में हासिल करना होगा। अब सदस्य जो सरकार बनेगी वो चाहे राज्यसभा से सदस्यता हासिल कर ले, चाहे लोकसभा से सदस्यता हासिल कर ले, लेकिन अगर सरकार उन्हें बनानी है तो बहुमत उन्हें लोकसभा में हासिल करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे एक चीज और देखेंगे। दोस्तों, धन विधेयक हमने अभी चर्चा की थी। धन विधेयक जो हमारे आर्टिकल 110 में बताया गया है, धन विधेयक के बारे में जो आर्टिकल 110 में बताया गया है धन विधेयक के बारे में, वो सदा लोकसभा में पेश होगा। कहाँ पेश होगा दोस्तों? लोकसभा में पेश होगा। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा कि धन विधेयक जो हमारे अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक के बारे में बताया गया है, वे सदा लोकसभा में पेश होगा। अब हम यहाँ पर दोस्तों एक दो चीज पॉइंट देख लेते हैं, यहां तक हमारा क्लियर हुआ। दोस्तों 1/6, ठीक है, 1/6 का मतलब होता है कुल, मान के चलिए अगर 100 सीटें हैं, 100 का 1/6 यदि आप सीट नहीं प्राप्त करते हैं तो आपकी जो चुनाव लड़ने में जो आप जमानत राशि जमा किए रहते हैं, जो 15,000 या 10,000, जैसे राष्ट्रपति में हमने देखा था 15,000 जमानत राशि जब्त की जाती है, तो 1/6 अगर आप सीट नहीं हासिल कर पाते हैं तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। क्या होता है? जमानत राशि इस लोकसभा के चुनाव में भी अगर 1/6 सीट आप नहीं हासिल कर पाते हैं तो जमानत राशि जो होगी वो जब्त कर ली जाएगी। क्या हो जाएगी? जब्त कर ली जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और हम देखते हैं, 1/10। 1/10 क्या होता है दोस्तों? कोरम अर्थात गणपूर्ति। इसको ध्यान देंगे दोस्तों, गणपूर्ति। अब गणपूर्ति से तात्पर्य यह है, कोरम गणपूर्ति से तात्पर्य यह है कि मान लीजिए लोकसभा की बैठक होती है और उस लोकसभा की बैठक में मान लीजिए 545 सदस्य हैं, और यदि 545 का 1/10 सदस्य उस बैठक में भाग नहीं लेते हैं तो क्या होगा? उस बैठक को मान्यता नहीं मिलेगी, मतलब वो बैठक अमान्य माना जाएगा। एक तरीके से समझ के चलिए, यदि 545 का 1/10 सदस्य, और ये राज्यसभा में भी है, यदि राज्यसभा में मान लीजिए 200 कितने सदस्य थे? 250 सदस्य थे,
और इस समय मौजूदा हालत में 245 सदस्य हैं, तो इसका 1/10 यदि क्या कहते हैं बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो वो बैठक अमान्य मानी जाएगी। ठीक है, यहां तक हमने क्लियर किया दोस्तों। अब एक चीज यहाँ पे और क्लियर करना है, एक चीज यहाँ पे एक क्लियर कर लेते हैं, 1/6। ठीक है दोस्तों, नहीं 1/10 ही, 1/10 है। 1/10 मत जो प्राप्त करेगा, अर्थात कि मान लीजिए 545 सीट है, ठीक है, 545 का 1/10 जो विपक्षी होगा वो 1/10 प्राप्त अगर यदि कर लेता है तो उसे विपक्ष यानी कैबिनेट स्तर पर भेजा जाता है, विपक्ष के नेता के तौर पर, विपक्ष के नेता के तौर पर, विपक्ष के नेता के तौर पर कब भेजा जाएगा? जब आप 1/10 सीट हासिल कर लेते हैं। मान लीजिए 545 सीटें हैं, उसका 1/10 आप अगर हासिल करते हैं तभी आपको विपक्ष के नेता के तौर पे कैबिनेट मंत्री के स्तर पे भेजा जाएगा, विपक्ष के नेता के तौर पर। और अगर 1/10 से कम मत प्राप्त करते हैं तो आप वहां से हट जाएंगे, जो होगा, जो प्राप्त किया रहेगा वही विपक्ष का नेता वहां पे बैठाया जाएगा। तो दोस्तों हमने इस वीडियो को पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया और मैं नहीं समझता कि मतलब लोकसभा से अब आपके क्वेश्चन छूटेंगे। तो दोस्तों इसे देखिए, 1-2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए, ताकि ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाए। और अब अगला चैप्टर हम लाएं तो उसको हम विस्तार रूप से आपको बताएं तो वो समझ में आए। अगर ये समझे रहेंगे तो वो भी अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं।